Hello, viewers. We all are learning to change the sentence from active to passive. And in this regard, we have learned to change assertive sentence into passive and interrogative sentence into passive. I hope you all will be playing with the sentence and its pattern, particularly the active sentence and passive sentence. You have seen the difference that in active sentence we have the importance of subject, whereas in passive sentence the importance of object is there. You also know that we have transitive verbs. If the active sentence contains transitive verb, that is meant for passive, as I already advised all of you. It means you have developed command over two kinds of sentences, assertive and interrogative. Today, I am going to introduce a new kind of sentence, and that is known as imperative sentence. Imperative sentence. Today we will learn how to frame imperative sentence first. Afterwards we will learn how to change it into passive. आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग ये जाने कि इंपरेटिव सेंटेंस का क्या काम है, यह कैसे बनता है, इसके बनाने के क्या तरीके हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका उपयोग हम कहां कहां कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो मात्र 4 तरीके से बनाए जाते हैं, उसका उपयोग प्रश्न को पूछने में होता है और यह आप बातचीत के क्रम में ज्यादा करते हैं। आप यह भी जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं, उसके द्वारा हम अपने मन में उठने वाली भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं या प्रश्न का उत्तर देते हैं। आज एक नया सेंटेंस आप लोगों के बीच में, इसे मैं बिल्कुल बारीकी से स्टेप बाय स्टेप आपके साथ लेकर चलना चाहूंगा, ताकि आपको ये पूरी की पूरी तरह समझ में आ जाए और आपको थोड़ा सा भी दिक्कत महसूस ना हो इंपरेटिव सेंटेंस को फ्रेम करने में। तो चलिए सीखते हैं इसे। ये इंपरेटिव सेंटेंस का मूल काम है, इस वाक्य के द्वारा आप ऑर्डर का भाव दिखा सकते हैं, आदेश। इसके द्वारा आप चाहें तो एडवाइस कर सकते हैं, यानी सलाह दे सकते हैं, और यदि आपकी इच्छा हो तो आप इसके द्वारा रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। इसके और भी काम हैं जो हम लोग आगे सीखेंगे जब नरेशन शुरू होगा। अभी मूलतः मस्तिष्क में रख लेना है कि यदि हमें किसी को ऑर्डर देना है, एडवाइस करना है, रिक्वेस्ट करना है, तो हम इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। प्रश्न पूछना है तो हम इंट्रोगेटिव का करेंगे। प्रश्न का उत्तर देना है या भावनाओं को अभिव्यक्त करना है तो हम असर्टिव का प्रयोग करेंगे। किसी को विश, ब्लेस और कर्स करना है तो आप ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग करेंगे, जिसको कि आपने में स्पेशली सीखा है। अंग्रेजी की दुनिया में 5 प्रकार के सेंटेंस, और आज चौथा सेंटेंस हम लोग सीखने जा रहे हैं। असर्टिव को आपने सीख लिया, इंट्रोगेटिव सीख लिया, ऑप्टेटिव को भी आपने सीखा जब आप में और कैन के अंतर को समझ रहे थे।
और आज 5 प्रकार के सेंटेंस से चौथा सेंटेंस हम लोग सीखने जा रहे हैं, जो कि काफी मनोरंजक है, काफी लाभदायक है और बोलचाल में काफी प्रयोग किए जाते हैं। सवाल यह उठता है कि मेन वर्ब जो इंपरेटिव सेंटेंस का प्रॉपर्टी है, सवाल यह उठता है कि इसकी स्ट्रक्चर को कैसे करते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाता है, सबसे पहले इसमें हम यूज करते हैं मेन वर्ब को। मेन वर्ब आप पहचानते हैं, मुख्य क्रिया। मेन वर्ब वह है जिसके कम से कम 5 फॉर्म्स होते हों। मेन वर्ब वह है जो नाउन या प्रोनाउन के एक्शन को दिखलाता है। आप पहचानते हैं मेन वर्ब को। तो शुरुआत इंपरेटिव सेंटेंस की मेन वर्ब से होती है, सब्जेक्ट से नहीं। और मेन वर्ब के बाद ये उसके आगे आता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के आगे डॉट 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 का अर्थ आप समझ रहे होंगे। इट मीन्स इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विथ मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। There is no subject in this sentence. इंपरेटिव सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। अगर सब्जेक्ट होता भी है तो एक होता है जिसे हम कहते हैं सेकंड पर्सन, जिसे आप यू के नाम से जानते हैं। यह यू होता है लेकिन हिडन होता है, छुपा हुआ होता है, वह सेंटेंस में सामने नहीं आता। इंपरेटिव सेंटेंस का शुरुआत मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड से होता है। सब्जेक्ट इसमें सामने नहीं आता। इसके द्वारा हम ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट को दिखलाने का काम करते हैं। हर सेंटेंस का अपना अपना कार्य है, उसके कार्य के मुताबिक ही हम लोग बोलने में और लिखने में उसका उपयोग करते हैं। अगर हमें किसी को सलाह देनी हो तो निसंदेह हम इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। प्रश्न पूछना हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। मन की भावनाओं को भी व्यक्त करना हो या किसी प्रश्न का उत्तर देना हो तो असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। अगर किसी को विश करना हो या आशीर्वाद देना हो या श्राप देना हो, कर्ष करना हो तो हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। और आज इस क्लास में सबसे पहले हम लोग सीखें कि इंपरेटिव सेंटेंस जिसकी शुरुआत मेन वर्ब से होती है उसको कैसे करें, कैसे ये ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट का अर्थ देता है। इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से बिल्कुल आपकी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए मैं समझाने, सिखलाने और पहचानने तीनों की कोशिश करूंगा। ध्यान देंगे। जैसे आप कहते हैं बक्सा खोलो, जाहिर सी बात है इस छोटे से वाक्य को देखकर आपको लग रहा होगा ये तो ऑर्डर है, बिल्कुल आदेश सा दिख रहा होगा आपको। एक सेंटेंस और देखें। रोज 5 पेज अंग्रेजी लिखो। अगर कोई शिक्षक ऐसा अपने छात्र को कह रहे हैं तो आदेश है, ऑर्डर है इसमें। अगर आप कहते हैं बच्चों से प्रेम करो, गरीबों की मदद करो, निसंदेह इसमें एडवाइस है, सलाह है।
जो किसी को दिया जा रहा है, और जिसको दिया जा रहा है निस्संदेह वहां पर कोई व्यक्ति है और वह सेकंड पर्सन है। इस तरह के वाक्य को अकेले नहीं बोला जा सकता, किसी व्यक्ति के सामने ही बोला जा सकता है। और किसी व्यक्ति के सामने जब बोला जाएगा तो जाहिर सी बात है वह सुनने वाला है, लिसनर है, तो सेकंड पर्सन है। यही यदि आप ऐसा कह देते हैं, ऊपर वाले वाक्य को ही मैं ले रहा हूं एग्जाम्पल में, बक्सा खोलो के जगह एक छोटा सा शब्द को जोड़ देते हैं, कृपया बक्सा खोलो। अब यह सेंटेंस कृपया लग जाने मात्र से आदेश का नहीं, ऑर्डर का नहीं, रिक्वेस्ट का बन गया। एक दो और एग्जाम्पल में देखते हैं। गरीबों को तंग मत करो। ये सारे सेंटेंस इंपरेटिव हैं। अब सवाल ये उठता है कि इनको अंग्रेजी में कैसे डालें, कैसे करें अंग्रेजी। मैं कुछ स्टेप्स को आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इससे आपकी सिर्फ कंफ्यूजन ही दूर नहीं होगी, बल्कि शुद्धता के साथ आप इसे लिख भी सकेंगे और बोल भी सकेंगे। ये जो सेंटेंस आपके सामने है बोर्ड पर, इसे आप बदल दें प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट को और उसकी पहचान को आप अच्छी तरह से जानते हैं। और जब इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप बदलेंगे तो उसके पहले तुम जोड़ दीजिए। अब जैसे ये सेंटेंस है बक्सा खोलो, तो इसको जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदलेंगे तो सेंटेंस हो जाएगा तुम बक्सा खोलते हो। सारे सेंटेंस को इसी तरह से बदल दीजिए। यू फील कंफर्टेबल टू क्रिएट द सेंटेंस ऑफ इंपरेटिव। रोज 5 पेज अंग्रेजी लिखो। हां, एक बात मैं कहना यहां पर थोड़ा सा भूल सा गया। अगर बक्सा खोलो की जगह बक्सा खोलिए कर दिया जाए तो क्या कोई अर्थ में अंतर हो जाएगा? नहीं। लिखो के जगह लिखिए कर दिया जाए तो क्या कोई अर्थ में अंतर आएगा? उत्तर मिलेगा नहीं। हम लिखिए भी लिख सकते हैं। अगर आप करें बच्चों से प्रेम करो की जगह कीजिए, कोई अर्थ में परिवर्तन? बिल्कुल नहीं। कृपया बक्सा खोलो की जगह कृपया बक्सा खोलिए कर दें, कोई अर्थ में परिवर्तन? बिल्कुल नहीं। गरीबों को तंग मत करो की जगह कीजिए कर दे तो कोई अर्थ में परिवर्तन? बिल्कुल नहीं। ये करो और कीजिए, खोलो और खोलिए, ये उम्र के हिसाब से हिंदी भाषा में हम सामने वाले को सम्मान देते हैं, सामने वाले को प्रतिष्ठा देते हैं। अगर सामने वाला व्यक्ति उम्र में बड़ा है तो हम उनसे कहते हैं कि कृपया बक्सा खोलिए। यह भारतीय संस्कृति और तमीज है, मैनर है हिंदी भाषा की। लेकिन अंग्रेजी में इस तरह की बातें नहीं होती। अंग्रेजी में अगर किसी को सम्मान देकर बोलना होता है तो हम प्लीज, काइंडली, ओ आई सी, थैंक यू, इन सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो भाषा में रेस्पेक्ट को डेवलप करती है। तो मैं आपको बता रहा था कि सारे सेंटेंसेस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज कर देना है और उसके पहले तुम जोड़ देना है। पहला सेंटेंस बक्सा खोलो, तुम बक्सा खोलते हो। रोज 5 पेज अंग्रेजी लिखो, तो इसे कर देंगे तुम रोज 5 पेज अंग्रेजी लिखते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट करना आपके लिए आसान होगा। बच्चों से प्रेम करो, इसमें तुम जोड़ दीजिए, तुम बच्चों से प्रेम करते हो। कृपया बक्सा खोलो,
इसको कर दिया जाए, तुम कृपया बक्सा खोलते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदलना आपके लिए आसान होगा। जो रास्ता मैं तैयार कर रहा हूं, जो स्टेप्स मैं ले रहा हूं, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर इस रास्ते को छोड़ सकते हैं। ये तब तक जब तक कि आपकी आदत में न शामिल हो जाए, ऐसा उसी वक्त तक करना है। और अंतिम सेंटेंस, गरीबों को तंग मत करो, मत है इसमें, इस पर ध्यान दीजिएगा। मत या नहीं, बोथ आर इक्वल, बोथ आर सेम। अगर हम मत कहते हैं तो उसको दूसरी भाषा में नहीं का अर्थ मिलेगा। गरीबों को तंग मत करो यानी इसका हम लिख देंगे सेंटेंस, तुम गरीबों को तंग नहीं करते हो। गौर कीजिएगा, आपने सारे इंपरेटिव सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदल दिया। अब ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, अगर मैं इसको बोलूं कि आप अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दो तो आपके लिए डिफिकल्ट अब नहीं होगा। आप आराम से इसको चेंज कर सकते हैं। सेंटेंस क्या हो जाएगी? लेट अस डू, तुम बक्सा खोलते हो, इसे हम क्या लिखेंगे? यू ओपन द बॉक्स। तुम रोज 5 पेज अंग्रेजी लिखते हो, तुम रोज 5 पेज अंग्रेजी लिखते हो। यू राइट 5 पेजेज इंग्लिश डेली। आप समझ रहे होंगे कितना आसान है इसे लिखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट को। तुम बच्चों से प्रेम करते हो, यू लव द चिल्ड्रन। तुम कृपया बक्सा खोलते हो, तुम कृपया बक्सा खोलते हो, यू प्लीज ओपन द बॉक्स। तुम गरीबों को तंग नहीं करते हो, नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं करते हो। यू डू नॉट टीच द पुअर। अभी तक इंपरेटिव सेंटेंस हम लोगों ने नहीं लिखा है। जो सेंटेंस अंग्रेजी में लिखा वह तो असर्टिव है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब एक जादू की तरह आप इसे इंपरेटिव में बदल दो। जादू की तरह बदलने के लिए कुछ नहीं करना है, एक मामूली सा काम आप करो। जितने यू को आपने लिखा उस सब को हटा दो। जैसे ही ये सेंटेंस से हटेगा, आपका सेंटेंस में जो बचा वो आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। बोलकर देख लीजिए आप, बक्सा खोलो, ओपन द बॉक्स। रोज 5 पेज अंग्रेजी लिखो, राइट 5 पेजेज इंग्लिश डेली। बच्चों से प्रेम करो, लव द चिल्ड्रन। कृपया बक्सा खोलो, प्लीज ओपन द बॉक्स। गरीबों को तंग मत करो, डू नॉट टीज द पुअर। योर इंपरेटिव सेंटेंस इज रेडी। बहुत आसान सा तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया। इस तरीके को मस्तिष्क में रख लेने मात्र से और इस पर कुछ सेंटेंस का प्रैक्टिस कर लेने मात्र से आप इंपरेटिव सेंटेंस को लिखना सीख जाएंगे। एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, हालांकि वो नया नहीं है, बल्कि उसी बात को मैं रखने जा रहा हूं जो आपके साथ डिस्कस किया अभी अभी। जितने भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस आप यू से सोचेंगे, यू से लिखेंगे, उन सारे सेंटेंस से यू को हटा दीजिए तो आपका इंपरेटिव सेंटेंस तैयार हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप कहते हैं रोड पर बाएं से चलो, वॉक ऑन द रोड ऑन लेफ्ट साइड।
अपना काम समय पर करो, परफॉर्म योर वर्क ऑन टाइम। जल्दी दौड़ो, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। रन फास्ट, अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। आप जितना सेंटेंस चाहें उतना आप सोच सकते हैं। अगर सोचने की बात मैं करूं तो जो आपने सीखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ दूसरे टेंसेस को, दूसरे मॉडल्स को जोड़कर आप नए नए लंबे सेंटेंस बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। जरूरत है सिर्फ प्रयास करने की। इंपरेटिव सेंटेंस के साथ भी आप चाहें तो कंजक्शन के कुछ शब्दों को यूज कर लंबे सेंटेंस बोल सकते हैं और लिख सकते हैं, जिसे आप अभी अभी आपने सीखा। ये सारा का सारा सेंटेंस हमारा एक्टिव है। ओपन द बॉक्स एक्टिव है। राइट 5 पेजेस इंग्लिश डेली एक्टिव है। हेल्प द पुअर एक्टिव है। डोंट टीच द पुअर एक्टिव सेंटेंस है। लव द चिल्ड्रन एक्टिव सेंटेंस है। हम लोगों ने एक्टिव सेंटेंस पर अपनी पकड़ बना ली है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जितना भी सेंटेंस को सोचेंगे, इस नियम के आधार पर, इस सिस्टम के आधार पर, इस स्टेप्स के आधार पर आप उतना सेंटेंस का निर्माण अंग्रेजी में अब कर सकेंगे। एक्टिव सेंटेंस आपके मस्तिष्क में आ चुकी है। अब यदि एक्टिव में रहे हमारा ऑर्डर का सेंटेंस, एडवाइस का सेंटेंस, रिक्वेस्ट का सेंटेंस, तो उसका हम पैसिव कैसे करें, इसे भी आज सीख लेना है। यदि इंपरेटिव सेंटेंस एक्टिव हो तो उसका पैसिव हम कैसे करें। एक्टिव सेंटेंस बनाना हम लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग सीखते हैं कि एक्टिव सेंटेंस का पैसिव कैसे किया जाए। क्या रास्ते हैं? 1 बाय 1 मैं ऑर्डर के सेंटेंस को भी लाऊंगा, एडवाइस का भी लाऊंगा और रिक्वेस्ट का भी लाऊंगा, और इसे आज पैसिव फॉर्म में भी मस्तिष्क को डेवलप कर लेना है। कैसे? सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑर्डर के सेंटेंस को, और मैं ऊपर का ही वाक्य एग्जाम्पल में लेता हूं। जैसे ओपन द बॉक्स, इसका अर्थ हो जाता है बक्सा खोलो। अगर गौर से आप देखें तो क्या इसमें कोई टेंस है? उत्तर मिलेगा नहीं है। तो इस वाक्य में सहायक क्रिया की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। बल्कि मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, एक फार्मूला दे रहा हूं, जिसको याद कर लेने मात्र से आप जितने भी सेंटेंस ऑर्डर का होगा उसका पैसिव आप कर सकेंगे। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट इसमें बनेगा नहीं, सब्जेक्ट है नहीं। सेकंड पर्सन सब्जेक्ट होता है लेकिन वो हिडन रहता है, वो सामने नहीं आता, उसको लिखना भी नहीं चाहिए। वो हिडन है, उसको हिडन ही रखेंगे। इसकी फॉर्मूला क्या है? इसको पैसिव करने का बड़ा आसान सा एक फॉर्मूला है। हम सबसे पहले लिखते हैं लेट को, गौर कीजिएगा पैटर्न को। उसके बाद हम चुनते हैं सेंटेंस में उपलब्ध ऑब्जेक्ट को, यानी उस ऑब्जेक्ट को बना देते हैं सब्जेक्ट। आप ऐसा भी मान सकते हैं। उसके बाद हम एक शब्द को लाते हैं और वह है बी, और बी के बाद हम डालते हैं भी3, और भी3 के बाद डॉट 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 का आप अर्थ समझते होंगे। मेरी भाषा को आपने पकड़ना शुरू कर दिया होगा। सेंटेंस के बाकी बचे हुए शब्द। अब इसको एक सांस में अगर आप बोलेंगे, एक लाइन का गीत की तरह इसको गा देंगे तो जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। आप सिर्फ इसको बोल जाएं, लेटो भी3,
अगर 4 बार आपने बोल दिया लेटो बी 3, लेटो बी 3, तो दिमाग में कंसेप्ट बन गया, सबसे पहले लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद V3, लेटो बी 3। आप जितना बार इसको बोलकर मैं अपने मस्तिष्क में प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको ये याद हो जाएगा। अब ये आसान है करना। ओपन द बॉक्स, बक्सा खोलो, लेट द बॉक्स बी opened. It's so easy. एक प्रैक्टिस के लिए और देखते हैं, आपके साथ शेयर करता हूं। जैसे आप कहते हो एडवर्टाइज, एडवर्टाइज द पोस्ट, पोस्ट को विज्ञापित करो, ऑर्डर है। लेटो बी 3 हमको याद है क्योंकि ऑर्डर का सेंटेंस है, लेटो बी 3 इसमें प्रयोग हम कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि ये एडवाइस है तो उसका भी तरीका मैं दे रहा हूं। ये तो आपकी समझने पर डिपेंड करेगा कि किस वाक्य में ऑर्डर का भाव है और किस वाक्य में एडवाइस का भाव है। यू आर फ्री। एडवर्टाइज द पोस्ट, यदि ये आदेश है तो सेंटेंस की पैटर्न हो जाएगी लेट द पोस्ट बी एडवर्टाइज्ड। फुल स्टॉप। मैं उम्मीद करता हूं कि ऑर्डर का सेंटेंस आपके मस्तिष्क में आ गया होगा। अब देखते हैं एडवाइस को। जिसे आप सलाह के नाम से जानते हैं। जैसे लव द चिल्ड्रन। जितने सेंटेंस डू नॉट से शुरू होते हैं वह भी एडवाइस का ही माना जाता है। जो भी सेंटेंस डू नॉट से शुरू होगा उसकी कैटेगरी एडवाइस की आएगी। जैसे डू नॉट टीच द पुअर। और यह सेंटेंस थोड़ा सा स्पेशल होगा, इसलिए मैं आपका ध्यान इस पर स्पेशली चाहूंगा। अब ये सेंटेंस दोनों एडवाइस के हैं। लव द चिल्ड्रन, बच्चों से प्रेम करो। ऑर्डर में एक फोर्स होती है, एडवाइस में वह फोर्स नहीं होती। डू नॉट टीच द पुअर, गरीबों को तंग मत करो। अब जब ऐसे सेंटेंस जिसमें कि एडवाइस का भाव है, इसको पैसिव कैसे करें, इसका भी एक स्ट्रक्चर है, एक फॉर्मूला है, इसे भी याद कर लेना चाहिए। हम सबसे पहले चुनेंगे ऑब्जेक्ट को और उसे बना देंगे सब्जेक्ट। उसके बाद डालेंगे शुड बी को, शुड बी। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद डॉट डॉट डॉट। जैसे आपने ऑर्डर वाले सेंटेंस को याद कर लिया, लेटो बी 3, ठीक वैसे ही एडवाइस को भी याद कर ले। जैसे कोई किसी को बुलाता है, ओ शुड बी 3, ओ शुड बी 3। ये सब छोटे छोटे मुस्कुराने वाले ट्रिक्स हैं जो आपको फायदा पहुंचा जाएंगे। और जैसे ही आप बोलेंगे ओ शुड बी 3, सेंटेंस पैटर्न फॉर पैसिव इज रेडी। लव द चिल्ड्रन, फॉर्मूले को पेश कर देते हैं सामने। द चिल्ड्रन आपका ऑब्जेक्ट है, लव आपका मेन वर्ब है, यू इंपरेटिव सेंटेंस में छुपा हुआ रहता है, कभी सामने लाना भी नहीं चाहिए। अगर आपने ला दिया सामने तो वह असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा, फिर इंपरेटिव नहीं रहेगा। तो लव द चिल्ड्रन सेंटेंस को पैसिव कर दे। द चिल्ड्रन should be loved। अब अगर नीचे के सेंटेंस को देखें, डू नॉट टीच द पुअर, मैंने कहा था कि स्पेशल थोड़ा सा है, ध्यान आपका चाहिए, थोड़ा सा ध्यान चाहिए। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना आवश्यक है।
बड़ी बड़ी बातों पर तो ध्यान यूं ही मैक्सिमम लोगों का चला जाता है। सीखने के क्रम में छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट होती है। अब ये सेंटेंस डू नॉट से शुरू हुआ, इट मीन सेंटेंस इज निगेटिव। डू नॉट तो हट जाएगा, या यूं बोलिए डू को हटा देंगे लेकिन नॉट को लाएंगे पैसिव में, क्योंकि सेंटेंस निगेटिव है। ध्यान रखेंगे इस बात का, डू हट जाएगा लेकिन नॉट को हम लेंगे पैसिव में। और जब नॉट को हम लेंगे तो इसे कहां पर जगह देंगे आप बेहतर जानते हैं, यानी शुड और बी के बीच में। आपको यह पता है कि चाहे सहायक क्रिया एक हो तो एक के बाद नॉट, दो हो तो भी एक के बाद नॉट, और यदि तीन है तो भी एक के बाद ही नॉट लगाना चाहिए। तो सेंटेंस क्या हो जाएगी इतनी बातों को जानने के बाद? डू नॉट टीच द पुअर, सेंटेंस हो जाएगा द पुअर should not be teased, and passive complete. It's very easy to understand and practice also. You have to activate your brain to imagine new sentences based on imperative sentence, and as much as you change them into English, you feel a new kind of strength inside in your personality. You have to do it, and if you start doing it, you will start covering the path of success. This is the way to learn. अब तीसरा बचा है हम लोग के पास, जिसे हम लोग कहते हैं रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के सेंटेंस को भी सीख लिया जाए। गौर करेंगे, हम जानते हैं, मैं ऊपर का ही सेंटेंस ले रहा हूं। अगर आप कहते हैं किसी से ओपन द बॉक्स, जैसे ही आपने कहा प्लीज, अगर ओपन द बॉक्स कहा तो दैट प्रोवाइड्स यू द सेंस ऑफ ऑर्डर, but sentence contains the word like please, that becomes the sense of request, sentence of request. आप एक और सेंटेंस देखें, kindly give me your pen. This is also the sentence having the sense of a request. कृपया अपना कलम मुझे दीजिए, कृपया बक्सा खोलिए। ये जो प्लीज है, ये जो काइंडली है, जब इसका सेंटेंस में हम यूज करते हैं तो इसके द्वारा हम सामने वाले को सम्मान देते हैं। और जब कभी भी आप बड़े से, अपने से उम्र के बड़े लोगों से इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करें तो उसमें प्लीज और काइंडली का प्रयोग करना ना भूलें, सर और मैडम का प्रयोग करना ना भूलें। दीज वर्ड्स आर रेस्पेक्ट शोइंग वर्ड्स। और जब इसका पैसिव करेंगे तो ऐसी स्थिति में पैसिव सेंटेंस में हमें प्लीज या काइंडली नामक शब्द को हटा देना पड़ेगा, और हटा कर लिखना पड़ेगा। यानी एक शब्द को हटाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और टू के बाद डॉट डॉट डॉट। इसका तात्पर्य यह है कि यू टू के बाद जो सेंटेंस है उसको ज्यों का त्यों रख देना है, आपका सेंटेंस पैसिव हो जाएगा। प्लीज और काइंडली को हटाकर आपको लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू।
यदि ऐसा आप कर देते हैं तो निसंदेह आपका सेंटेंस पैसिव हो जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद सेंटेंस के बचे हुए शब्दों को आपको लिख देने मात्र से सेंटेंस पैसिव। इट्स सो इजी। नाउ लेट अस डू इट। पहला सेंटेंस, ओपन द बॉक्स प्लीज। हमें लिखना पड़ेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द बॉक्स। काइंडली गिव मी योर पेन। आपको लिखना होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन, फुल स्टॉप। अब जरा इसकी हिंदी को भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। पहला देखें, ओपन द बॉक्स, बक्सा खोलो या बक्सा खोलिए। लेट द बॉक्स बी ओपन, बक्सा को खुल जाने दीजिए। एडवर्टाइज द पोस्ट, पोस्ट को एडवर्टाइज करो, विज्ञापित करो या कीजिए। लेट द पोस्ट बी एडवर्टाइज, पोस्ट को विज्ञापित हो जाने दीजिए या हो जाने दें। लव द चिल्ड्रन, बच्चों से प्रेम करो। द चिल्ड्रन शुड बी लव्ड, बच्चों से प्रेम की जानी चाहिए। डू नॉट टीच द पुअर, गरीबों को तंग मत करो। द पुअर शुड नॉट बी टीच्ड, गरीबों को तंग नहीं किया जाना चाहिए। ओपन द बॉक्स प्लीज, कृपया बक्सा खोलिए। यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द बॉक्स, आपसे प्रार्थना किया जाता है कि बक्सा खोलिए। काइंडली गिव मी योर पेन, कृपया अपना कलम मुझे दें या दीजिए। यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन, आपसे प्रार्थना किया जाता है कि अपना कलम मुझे दीजिए। इट्स सो इजी। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द मीनिंग ऑफ एक्टिव एंड पैसिव। This is why learning of passive sentences is a kind of art. Because we get the power, we get the strength to write the same sentences into two different styles. And mind it, the paper, the magazine, the storybook, everywhere you will get the passive sentences. Without passive sentences, we are helpless. Active and passive both are interdependent. Both are quite essential to express our thoughts. If we have command over them, naturally we feel ecstasy, happiness when we express our own ideas into English medium. And you can do it. Only your understanding, the power of recognition must be developed. यदि आपको पहचानने की शक्ति सेंटेंस को आ गई है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को पहचानते हैं, तो निसंदेह यह भाषा आपकी बस में है। सिर्फ पहचानने की शक्ति को डेवलप करना है। आई होप आज की क्लास में आपने इंपरेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, इसका उपयोग हम कैसे करते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, आपने सीख लिया। इसको कैसे लिखेंगे, इसको भी आपने जाना। साथ ही साथ इसका हम पैसिव कैसे करेंगे, यह भी आपने सीख लिया। एक छोटी सी बात इसी टॉपिक से संदर्भ में, जैसा कि आपने अंत में देखा कि प्लीज और काइंडली को हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द बॉक्स हमने यूज किया। एक रास्ता और है पैसिव का, लेकिन मैं मना करूंगा। वो भी आप यूज कर सकते हैं, बड़ा आसान सा तरीका है। इसलिए मैं बोल करके, मैं लिख नहीं रहा हूं, बोल करके आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जैसे पहला ऊपर देखिए ऑर्डर वाली सेंटेंस को, ओपन द बॉक्स। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड to open the box.
एडवर्टाइज द पोस्ट, आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू एडवर्टाइज द पोस्ट। यह भी सही माना जाता है, लेकिन मैं ये नहीं सिखलाना चाहता हूं, मैं सिखलाना चाहता हूं लेट OB3, लेट द बॉक्स बी ओपन्ड। इस पर महत्व आपको देना है, इस पर विशेष ध्यान देना है, उसे भी जान लें, इस पर ज्यादा महत्व देना है। दूसरे सेंटेंस में लव द चिल्ड्रन, आप ऐसा कह सकते हैं, यू आर एडवाइज्ड टू लव द चिल्ड्रन। डू नॉट टीच द पुअर, आप ऐसा कह सकते हैं, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू टीच द पुअर। जब नॉट को लाएंगे तो वह हमेशा टू के पहले होता है, टू के बाद कभी नहीं। यू आर एडवाइज्ड नॉट टू टीच द पुअर। आप जितना इस तरह के सेंटेंस को मस्तिष्क में सोचेंगे, विचार करेंगे, उतना ही आपके पास ताकत बढ़ती जाएगी। आप इस तरह से भी इसका पैसिव कर सकते हैं। लेकिन जो चीजों को मैंने शेयर किया है प्रारंभ से लेकर अंत तक, उसे आप मस्तिष्क में रखें। ऑर्डर के सेंटेंस को लेट OB3, एडवाइस के सेंटेंस को ओ शुड बी 3, और प्लीज और काइंडली को हटाकर रिक्वेस्ट वाली सेंटेंस में यू आर रिक्वेस्टेड टू करेंगे तो आप ज्यादा सक्सेसफुल महसूस करेंगे। यहां तक की बातों को जानने के बाद मैं थोड़ी सी चीज और शेयर करना चाहता हूं आपके साथ। अब हम लोगों ने पैसिव की एक अच्छी खासी दूरी तय कर ली है। हमारे बहुत सारे छात्र जब सोचते हैं तो उनके मस्तिष्क में सबसे पहले हिंदी आती है, क्योंकि उनकी मातृभाषा हिंदी है और वो चाहते हैं कि अंग्रेजी की दौलत भी हमारे पास बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। मैं कुछ हिंदी वाक्य को लिख रहा हूं और आप लोग से शेयर भी कर रहा हूं, कैसे उसको ट्रीट करना है मैं उसको दिखाना चाहता हूं सिर्फ, ताकि आपके मन में अगर कोई कहीं पर शंका हो, भ्रम हो, तो वह बिल्कुल क्लियर हो जाए। समझने का भी प्रयास करेंगे, सीखने का भी बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि इतनी मेहनत से आप सारी चीजों को सीख रहे हैं, तो इसे पकड़ने में, इसे जानने में, इसे पहचानने में आप आनंदित महसूस करेंगे। जैसे कुछ सेंटेंस को लिख रहा हूं, जैसे अरब देशों में घोड़े नहीं पाए जाते हैं। एक वाक्य, आपसे मैं यह जानना चाहता हूं कि इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है। आप सोचें, मैं आपको थोड़ा सा समय दे रहा हूं। यह किताब आपके सोचते भर में एक सेंटेंस और सामने डिस्प्ले करना चाह रहा। यह किताब बाजार से कब खरीदा गया। इस वाक्य में भी आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप हमको पहचान कर बताएं सब्जेक्ट किधर है, क्योंकि यह भी आपकी मातृभाषा में ही है। आपके सोचते भर में एक सेंटेंस और लिख लेता हूं। गरीबों की सहायता किया जाना चाहिए। ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, एक एग्जाम्पल से आप पूरी अंग्रेजी को समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि मैं प्रैक्टिस क्लास, छात्रों का डिमांड कुछ ज्यादा बढ़ रहा है, मैं ज्यादा दूंगा, आप लोग के साथ शेयर भी करूंगा, लेकिन यहां पर कुछ आंख खोलने वाली बातें आ रही हैं। मैंने आपसे पूछा कि इन वाक्यों में सब्जेक्ट कहां पर है।
बहुत सारे छात्र तो ढूंढ लिए होंगे सब्जेक्ट को, घोड़े पहला सेंटेंस में, दूसरा सेंटेंस में ढूंढ लिए होंगे यह किताब, तीसरा सेंटेंस में भी उनको सब्जेक्ट मिल गया होगा गरीबों। मैं यहां पर आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि आप सब्जेक्ट किसे कहते हो। सब्जेक्ट वह है जो सेंटेंस में काम करता है, डूअर कहलाता है, एक्शन में हिस्सा लेता है। उसके बिना कोई एक्शन हो ही नहीं सकता, वो करने वाला कहलाता है। राम पत्र लिखता है तो लिखने का काम राम कर रहा। जरा आप सोच करके बताएं कि अरब देशों में घोड़े नहीं पाए जाते हैं, इस वाक्य में घोड़ा कौन सा काम कर रहा है? आपका उत्तर होगा नहीं सर, घोड़ा तो कोई काम नहीं कर रहा। तो ये सब्जेक्ट कहां है? यह किताब बाजार से कब खरीदा गया? आपके अनुसार आपका दिमाग बोला होगा कि यह किताब हमारा सब्जेक्ट है, किताब कहां कोई काम कर रहा। गरीबों की सहायता किया जाना चाहिए, गरीबों कहां कोई काम कर रहा वाक्य में। बहुत सारे छात्रों के पास यह भ्रम पैदा होता है। सब्जेक्ट को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं महसूस करता हूं कि छात्रों की यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। वो सब्जेक्ट को नहीं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में अंतर को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, रिजल्ट गलत सेंटेंस के रूप में सामने आता है। सवाल उठता है कि सब्जेक्ट इसमें नहीं है तो फिर क्या है? सेंटेंस या तो सब्जेक्ट से शुरू होगा या तो फिर ऑब्जेक्ट से। सिर्फ दो ही चीज तो है अंग्रेजी की दुनिया में। अगर एक वर्ब है सेंटेंस में, या तो एक्टिव होगा या तो पैसिव होगा, तीसरा और हो ही नहीं सकता। सोच करके आप देखें कितनी बार इन सारी बातों को मैंने शेयर किया है। ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को पहचानना आपको आता है। क्या करके सवाल पूछेंगे तो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, किसे करके सवाल पूछेंगे तो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। आपकी जानकारी में है। आप ये पूछे अरब देशों में घोड़े नहीं पाए जाते हैं, अरब देशों में क्या नहीं पाए जाते हैं, तो उत्तर मिलता है घोड़े। ऑब्जेक्ट है हमारा। क्या बाजार से कब खरीदा गया? तो यह किताब। किसे सहायता की जानी चाहिए? तो गरीबों। क्या और किसे? सेंटेंस हमारा पैसिव है। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। अब सवाल उठता है कि ऐसा सेंटेंस जब होगा तो उसे हम, अब तो पहचान में आ गया कि ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस पैसिव है, तो इसको अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करें? बस एक चीज को दिमाग में रखिए, हम लोग पैसिव के सारे रूल्स को दिमाग के दूसरा चैम्बर में रखे हैं। हिंदी का सेंटेंस सामने है, ये उन छात्रों को फायदा कर जाएगा, सभी छात्रों को फायदा करेगा अगर मेरी बातों पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। सेंटेंस को पहचाने दिमाग के पहले चैम्बर से, और अंग्रेजी लिखे दिमाग के दूसरे चैम्बर से। मैं फिर से बोल रहा हूं, पहचानने का काम पहले चैम्बर से और लिखने का काम दूसरे चैम्बर से। सवाल उठता है कैसे? अरब देशों में घोड़े नहीं पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, ता है, ती है, ते हैं, प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस। इतना पकड़ में आ गया। तो प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस का जब पैसिव होता है तो उसमें हम इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। इतनी ही जानकारी मिलने से सेंटेंस में गड़बड़ी नहीं होगी, जिसको कि आपने टेंस में अच्छी तरह से सीखा है। वो टेंस बिल्कुल आपका बैकबोन है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर उसकी चीजों को मस्तिष्क में हटा लिया तो हर चीज आसान। टेंस सूरज के समान चमकदार है, और जिस तरह से सूरज के चारों ओर सारे ग्रह और उपग्रह घूमते हैं, ठीक उसी तरह से टेंस के चारों ओर पूरी अंग्रेजी की दुनिया घूमती है। इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो हमने पहचान लिया टेंस को, ता है, ती है, ते हैं क्या अनुसार, या वर्तमान में जिसकी क्रिया अनिश्चित हो के अनुसार।
तो पैसिव में हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का इज एम आर। इतना समझ में आते ही आराम से रनिंग हैंड में आप लिख सकते हैं, अरब देशों में घोड़े नहीं पाए जाते, इट मीन्स हॉर्सेस आर not found in the Arabian countries. It's so easy. मैं एग्जाम्पल 3 का दे रहा हूं, सेंटेंस अलग अलग दिखा रहा हूं। एक सेंटेंस आपको दिखाया असर्टिव का, दूसरा है इंट्रोगेटिव का, तीसरा है आपका इंपरेटिव का। आप सोचें और फ्रेम करें सेंटेंस को। यह किताब बाजार से कब खरीदा गया, पहले टेंस को पकड़ें, खरीदा गया पास्ट इन डेफिनिट, यहां पर भूल ना करना है, पास्ट इन डेफिनिट। तो पैसिव में पास्ट इन डेफिनिट में क्या हो जाता है, वाज और वेयर, ये पता चल गया। अब सेंटेंस कैसा है, तो सेंटेंस कब से दिखाई पड़ रहा है, इंट्रोगेटिव WH वाला है, यानी आदत के अनुसार हम WH को लिखेंगे। व्हेन जगह छोड़ेंगे, यह किताब, दिस बुक, अब बुक के मुताबिक सहायक क्रिया को डाल देंगे, दिस बुक के अनुसार हो जाएगा व्हेन वाज दिस बुक, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाउट फ्रॉम द मार्केट, और लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगाना ना भूलें। प्रैक्टिस की चीज है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, सेंटेंस सिखाने की प्रक्रिया हमारी तेज है, आपको एडजस्ट करना है कितना आप इसको मस्तिष्क में रख पाते हैं। मस्तिष्क में रखेंगे तो लिखना बोलना बिल्कुल क्लियर होगा। और अंग्रेजी एक ऐसा विषय है जिसको कॉपी में लिखकर नहीं रखा जा सकता, इट मस्ट बी लोडेड 24 आवर्स इनसाइड इन योर ब्रेन so that you may develop the habit of writing and speaking. It's the matter of habit. गरीबों की सहायता किया जाना चाहिए, आपने चाहिए को पढ़ा था शुड में, और फॉर्मूला भी सामने है, गरीबों की सहायता किया जाना चाहिए। पैसिव सेंटेंस है तो शुड के साथ हम बी लगा देते हैं, हमें पता है, हम सेंटेंस को लिख देंगे द पुअर should be helped. If you do yourself practice regularly inside in your brain, naturally you can develop. And this one is the beautiful way. This way you get success. So I hope from all of you that whatever I displayed, whatever I have shared my experience, it will be beneficial for all of you regarding speaking and writing the language. Today this one is enough. In the next class, I will meet you again with new concept of English language. Thanks all of you.